हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल्स एंड कैरियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी दिसंबर चल रहा है और दिसंबर के अंदर अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जिनका सीआरपीएफ ने फॉर्म फिल किया था तो उनका फिजिकल चल रहा है जो कि मिड जनवरी तक चलेगा और आने वाले टाइम में इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आते थे, स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर मेरे को हमें सीआरपीएफ का पेपर देखना है, साथ के साथ में जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आए थे, जो पैटर्न क्या था क्वेश्चंस के अंदर, कितने टाइप के थे और कितने उसके अंदर पार्ट्स के अंदर डिवाइड था। तो वो सारा सब कुछ डाउट्स के लिए मैं आज पूरा पेपर आपको सोल्व करके बताऊंगा। तो ये वीडियो खासकर वो स्टूडेंट्स जिनका फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है और वो रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कौन सी गाइड बेस्ट रहेगी, साथ के साथ में आपको पेपर कैसा मिलेगा, कैसा पैटर्न आएगा, वो सारे डाउट्स आज अपन इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। साथ के साथ में एक चीज मैं आपको और शेयर कर देता हूं वीडियो को शुरू करने से पहले, दैट इज जिस बच्चे का नॉर्थ सेट के अंदर ऑलरेडी हो चुका है या फिर राजस्थान सीओचे के अंदर भी हो चुका है और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि उसे कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, तो उसके लिए अलग से जो लाइव डिस्कशन चला था उसका वीडियो का लिंक, साथ के साथ में ईएसआईसी के लिए जो वैकेंसी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी बेस्ट गाइड्स और जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ईएसआईसी है, वैकेंसी है उसकी, तो उसकी भी सारा लाइव डिस्कशन वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैंने सारे को लिंक दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो और साथ में अपना बेस्ट उसके अंदर भी दे सकते हो। बाकी वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दैट इज, तो आपको जब पेपर मिलेगा तब आप रिटर्न देने जाओगे तो सबसे पहले आपको कुछ सामने चीजें मिलेंगी जो आप पहले पढ़ सकते हो। अगर आपको मैं पढ़कर बोलकर बता देता हूँ, दैट इज कैंडिडेट का नाम, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, वीडियो को पॉज करके आप वैसे भी देख सकते हो। सम जनरल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है, तो जो इसके अंदर मेन इंस्ट्रक्शन दिया है मैं एक बार वो पढ़ के बताता हूँ। दैट इज फोर्थ कि देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन बुकलेट, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। तो आपको जैसे पता है कि 3 पार्ट के अंदर ये पूरा क्वेश्चन पेपर आता है। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मिलेगा, पार्ट सेकंड के अंदर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मिलेगी, उसके भी 25 क्वेश्चंस है, और साथ के साथ में जो प्रोफेशनल नॉलेज है पार्ट थर्ड के अंदर, जो कि कंप्लीट ऑल अराउंड जितने भी अपने पास नर्सिंग के सब्जेक्ट्स है वो सारे सब कुछ इसके अंदर पार्ट थर्ड के अंदर क्वेश्चंस है। तो ये कुछ ऐसा पैटर्न है पूरे एसआई का पोस्ट का जो सीआरपीएफ के अंदर लगता है। बाकी इसके अलावा जो सबसे पहले पार्ट है दैट इज जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो जो पहले 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्लीटली जनरल नॉलेज और इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं अभी फिलहाल सोल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाने थे जिससे कि मैं आपको सारे जितने इसके डाउट्स है रिगार्डिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के वो क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपन डायरेक्ट जो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 10th क्वेश्चन से 11th से। तो 11th क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज क्लिंच्ड द फर्स्ट वीमेन कबड्डी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप टाइटल। फर्स्ट ऑप्शन इज ईरान, द सेकंड ऑप्शन इज इंडिया एंड द थर्ड ऑप्शन विच इज कनाडा एंड द फोर्थ ऑप्शन इज जर्मनी। तो जैसा कि आपको पता है, आपने उस टाइम के ऊपर देखा होगा तो 2014 के अंदर जो करंट अफेयर्स चल रहे थे तो उस टाइम पे जो वीमेन कबड्डी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप था तो उस टाइम के ऊपर जो इंडिया इज द राइट आंसर, जिसने इंडिया ने जीता था। बाकी इसके अलावा एक सेकंड, इसकी जो साइज है वो कम कर देते हैं, और इसके अलावा तो बी इज द राइट आंसर। देन इसके बाद में सेकंड 12th क्वेश्चन आता है, हु अमंग इज द रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जो उस टाइम के ऊपर जो हमारे रेल मिनिस्टर थे, दैट इज, ये जो जनरल नॉलेज क्वेश्चन है वो मैं आपको डायरेक्ट ही आंसर बता देता हूं, बट इसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो जो अभी फिलहाल करंट अफेयर्स चल रहे हैं वो आप पढ़ कर जाइए, और थोड़ा बहुत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में थोड़े से रूल एंड रेगुलेशन है वो पढ़ के जाइए, तो आपका ये जो पार्ट है ये आराम से क्रैक हो जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। तो क्वेश्चन है 12th, हु अमंग द फॉलोइंग इज द रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी सदानंद गौड़ा, द थर्ड ऑप्शन इज ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड द डी इज नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर है विच इज सदानंद गौड़ा इज द राइट आंसर, जो 2014 के अंदर ही पेपर लगा था तो उस टाइम पे जो रेल मिनिस्टर थे तो यही थे। बाकी इसके अलावा 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नो सी ओपनिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है विच इज ओडिशा, द सेकंड ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश, इसके अलावा द थर्ड ऑप्शन है दैट इज बिहार एंड द फोर्थ वन इज वेस्ट बंगाल। तो इसके अलावा फर्स्ट ऑप्शन ओडिशा आपको पता है इसके अंदर जो सी की जो बॉर्डर है वो लगता है, सेकंड ऑप्शन के अंदर आंध्र प्रदेश वो भी लगता है, वेस्ट बंगाल आल्सो जो लिंक है मेन सी से, और द फोर्थ सी ऑप्शन दैट इज बिहार। तो बिहार इज द राइट आंसर, बिहार का कोई भी ऐसा बॉर्डर है नहीं है जो डायरेक्ट सी से लगता हो। बाकी इसके अलावा 14th क्वेश्चन है
दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोइंग हैज द पावर टू रिमिट द डेथ ऑफ द डेथ सेंटेंस। तो आपको पता है ऐसा लागू है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऐसा इंप्लीमेंटेड ऑलरेडी है कि भाई उसके कौन सा ऐसा मिनिस्टर है या फिर ऐसा कौन सा पावर है जिस जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि किसी भी मृत्यु दंड को माफ किया जा सकता है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्स के अंदर ये पूछा भी जाता है, नॉट ओनली नर्सिंग बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर। तो आपको पता है ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी गवर्नर एंड द ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ दीज। तो सभी को पता है प्रेसिडेंट के पास में वो पावर होती है कि वो किसी भी इंसान जिसने कोई भी क्राइम किया हो बट अगर उसको मृत्यु दंड से बचाना हो तो उसके पास में पावर होती है। और आपने देखा भी होगा कि आप बहुत सारे ऐसे जो आतंकवादी वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट करवाते हैं और अपनी जो अर्जी होती है वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाते हैं। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट हैव बीन बैंड बाय ए प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट, बी एसडीटी प्रोहिबिशन एक्ट, ऑप्शन सी अल्ट्रासाउंड कंट्रोल एक्ट एंड ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही होगा, आपने अगर थोड़ी सी कम्युनिटी पढ़ी होगी फोर्थ ईयर के अंदर तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आता है अगर नॉर्मल बीएससी एग्जामिनेशन के अंदर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट है, टेक्निक एक्ट होती है, ये 1994 के अंदर लॉन्च किया गया था, जिसके अंडर कोई भी किसी भी जो पेरेंट्स है वो अपने फिटस का सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं तो वो इस एक्ट के अंदर आता है और उसके द्वारा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको सजा मिलती है। तो ये सारा सब कुछ इसके अंदर होता है। तो 50 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 आता है, दैट इज कैन ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज हैज बीन अरेस्टेड, ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी सर्कमस्टांशियल और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो अगर आपने थोड़ा बहुत नॉलेज होगी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो 7 साल से छोटा है और उसको कोई अरेस्ट करता है कोई भी ऐसे क्राइम पे जो उसने इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली किया हो तो भाई उसके पास में ऐसा लागू है, ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिसके अंदर कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी बच्चा जिसको 7 साल से नीचे अरेस्ट नहीं किया जाता, तो दिस इज बी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद में 17th क्वेश्चन आता है, हस्बैंड एंड वाइफ हैव ए राइट टू ईच अदर्स कंपनी, द राइट इज कॉल्ड एज, यानी कि हस्बैंड और वाइफ आपस में साथ में रहते हैं और अपनी एक दूसरे की चीज़ों का हक होता है, तो वो किस राइट के अंदर आता है? ऑप्शन ए लीगल राइट, ऑप्शन बी मैट्रिमोनियल राइट, ऑप्शन सी कॉन्स्ट्रियम राइट और ऑप्शन डी कॉन्जुगल राइट। तो ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक सीसीआरएस के अंदर भी पूछा गया था, साथ के साथ में और अदर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। तो ये जो आंसर है दैट इज इसका 17th क्वेश्चन का दैट इज कॉन्स्ट्रियम राइट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान देके चले। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आता है, द वीमेंस रेजिमेंट ऑफ द INA वाज कॉल्ड, यानी कि जो वीमेंस रेजिमेंट ऑफ द INA है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अहिल्या रेजिमेंट, ऑप्शन बी मदर रेजिमेंट, ऑप्शन सी रानी झांसी रेजिमेंट और ऑप्शन डी चंदा बीबी रेजिमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज रानी झांसी इज द राइट आंसर और रानी झांसी रेजिमेंट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 आता है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए भारत रत्न। तो आपको पता ही होगा कि इनमें से अगर ये क्वेश्चन को आपको फिल करना है और सही करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किन किन को अभी तक भारत रत्न मिल चुका है। तो ऑप्शन ए डॉक्टर CN राव, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खान। तो सभी को पता है सचिन तेंदुलकर जी को भी क्या नाम है भारत रत्न मिल चुका है, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न मिल चुका है और बिस्मिल्लाह खान जी को भी भारत रत्न मिल चुका है, बट डॉक्टर CN राव को भारत रत्न नहीं मिला है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज 20th क्वेश्चन, ए सडन फॉल इन द लेवल ऑफ मर्करी इन बैरोमीटर इंडिकेट्स। देखो सभी को पता है, आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो तो सभी को बताइए जीके के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मर्करी का जो जिसे हिंदी में पारा भी कहते हैं तो उसका लेवल जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर सिंपल से डिक्रीज होगा तो उसे कोल्ड वेदर कहा जाएगा। तो ये चीज़ों में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 आता है, दैट इज व्हेन ए बोतल ऑफ परफ्यूम इज ओपनड इन वन कॉर्नर ऑफ ए रूम एंड द स्मेल स्प्रेड्स थ्रू आउट द रूम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो अगर आप मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ, जब एक परफ्यूम की शीशे को एक कमरे में एक कोने में खोलते हैं तो वो सुगंध पूरे कमरे में हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन ए इज सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी इज कैपिलरिटी, ऑप्शन सी विस्कोसिटी, ऑप्शन डी डिफ्यूजन। तो सभी को पता है ये जो फिनोमिना होता है दैट इज
कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन के द्वारा अगर आप एक साइड ऑफ रूम के अंदर अगर आप परफ्यूम खोलते हो तो वो पूरे रूम के अंदर उसकी खुशबू हो जाती है, दैट इज मेनली ड्यू टू द डिफ्यूजन। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 आता है, दैट इज फ्रॉम थर्मोस्टेटिस इज मेन इस स्टडी टेम्परेचर दे आर यूज फॉर द, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जो एक प्रॉपर फिक्स टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, और चाहे वो कोल्ड हो चाहे वो ठंडा हो या फिर गर्म हो, कोई भी हो, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं वो किस किस के अंदर यूज किए जाते हैं। द फर्स्ट वन विच इज ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन्स, द सेकंड वन ऑप्शन इज रेफ्रिजरेटर्स, ऑप्शन सी इज ओवंस एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओवन जो होता है अगर सभी को किचन में पाया जाता है तो उस टाइम पे तो वो क्या करता है, एक प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर है, वो भी मेंटेन करता है, और एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन होता है वो भी एक फिक्स टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो थर्मोस्टेट्स आर वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 होता है कि व्हेन आइस जस्ट मेल्ट, तो जब एक कोई भी आइस होती है, कोई भी बर्फ की एक टुकड़ा मान लो या फिर कोई भी एक पीस मान लो, तो जब वो मेल्ट होती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो देखो क्वेश्चंस आप समझ के चलिए कि इसके अंदर कितने टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, यानी कि जो बेसिक साइंस है हमारी तो उससे भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो वो चीज़ भी आप थोड़ा सा पढ़कर जाए पेपर के दौरान कि जिससे कि आपके ये जो क्वेश्चन है वो ठीक हो सके। एक बात और बता रहा हूँ मैं, अगर कोई भी स्टूडेंट्स ये सोच के जा रहा है कि मैं सिर्फ खाली नर्सिंग का पार्ट पढ़ के जा रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई और बहन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं आपके डाउट अच्छे से क्लियर करता हूं। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका नर्सिंग क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं और साथ के साथ में उनकी मैथ और रीजनिंग भी अच्छी होती है, और साथ में आपका करंट भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस पेपर को क्रैक कर पाओगे और आप मेरिट लिस्ट के अंदर आ पाओगे। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सारी चीज़ों को कवर अप करके और तब पेपर के अंदर देने जाए, और इस वीडियो को पूरी देख कर जाना जिससे कि आपको पूरे पेपर का पैटर्न पता चल जाए। बाकी इसके अलावा 23 क्वेश्चन की बात करते हैं, जब एक आइस मेल्ट होती है तो उसके अंदर क्या फर्क आता है। तो ऑप्शन ए देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, ऑप्शन बी देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी देयर इज नो चेंज इन स्टेट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखो सभी को पता है जब एक आइस मेल्ट होती है तो उसके अंदर टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कि वो ठंडे से गर्म होने लग जाती है। बाकी इसके अलावा ऑप्शन सी देयर इज नो चेंज इन स्टेट, स्टेट बिल्कुल चेंज होती है, वो पहले सॉलिड स्टेट के अंदर होती है, देन उसके बाद में वो लिक्विड स्टेट के अंदर आती है, बट जो उसकी वॉल्यूम होती है वो कभी चेंज नहीं होती है। तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई वो पहले कर रहा था वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई वो बाद में भी करेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी इसके अलावा 24 क्वेश्चन 25th क्वेश्चन दैट इज कंप्लीटली फॉर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो वही बात है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है हमारा दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट शुरू होता है। तो ये भी एक पार्ट आता है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सीआरपीएफ एग्जाम के लिए, तो इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास में प्रोटीन, तो इसके 26th क्वेश्चन दैट इज प्रोटीन फाउंड इन सोयाबीन इज कॉल्ड एज, यानी कि वो प्रोटीन जो सोयाबीन के अंदर पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्लूटेन, ऑप्शन बी ल्यूसिन, ऑप्शन सी लैक्टोएल्बुमिन और ऑप्शन डी इज ग्लाइसिनिन। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो राइट आंसर दैट इज ग्लाइसिन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देकर चले। देखो इस क्वेश्चन से मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, दैट इज कि ये जो क्वेश्चन आता है ये हर एग्जाम के अंदर आता है। नोट मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये क्वेश्चन आता है, पर जो ये प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ये हर एग्जाम के अंदर आता है। जैसे CCRS का एग्जाम होता है दिसंबर के अंदर, साथ के साथ में बठिंडा एम्स के अंदर आया था, पटना एम्स के अंदर आया था, ऋषिकेश एम्स के अंदर आया था, और साथ के साथ में जो भी नॉर्थ सेट का पेपर लगा था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है, जो कि प्रोटीन से रिलेटेड होता है, तो ये पेपर में पढ़कर आप डेफिनेटली जाए, न्यूट्रिशन का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बाकी इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज 27 विच फूड ग्रुप इज फॉलोइंग इज द बेसिक फूड ग्रुप, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स है जो बेसिक फूड ग्रुप कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन ए दैट इज ए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी व्हीट एंड होल ग्रेन, ऑप्शन सी फैट एंड ऑयल और ऑप्शन डी एग और मीट। तो अगर आपको पता होगा जो बेसिक फूड ग्रुप के अंदर आता है दैट इज कम अंडर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द। बाकी इसके अलावा होल ग्रेन भी आते हैं, सीरियल्स वगैरह भी आते हैं, बट यहाँ पे व्हीट साथ में दे रखा है तो जो बेसिक फूड ग्रुप के अंदर नहीं आते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर पूछ रहा है कि हाई रेज एंटरिंग इनटू द
हाई रेज एंट्रिंग इनटू द आई इज कंट्रोल्ड बाय ए ऑप्शन प्यूपिल, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कॉर्निया एंड ऑप्शन डी लेंस। देखो आप ये क्वेश्चन देखिए और आपको पता चला होगा कि बहुत सिंपल पेपर आता है, बस थोड़ा सा अगर आपका रीजनिंग और मैथ सही है तो आप डेफिनेटली इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। तो आप थोड़ा सा भी पढ़ के जाओगे तो भी ये पेपर आराम से क्रैक हो जाएगा। तो चीज़ें बहुत सिंपल है और सिंपल तरीके से ही आप इनको लेना जिससे कि पेपर आसानी से आपका क्रैक हो सके। तो सबसे पहले 28 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज कि हाई रेज एंट्री टू द पीपल कंट्रोल बाई, दैट इज कंट्रोल बाई आवर प्यूपिल। सभी को पता है जब प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो ही लाइट एंटर होती है, कम होती है, देन उसके बाद में ओपन होती है, डायलेट होती है, तो ही इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज प्यूपिल। प्यूपिल कंप्लीटली कंट्रोल करती है। इसके साथ में कई बार क्या होता है कि जो इमिनेंट डेथ होती है, यानी कि जो डेथ का कंफर्मेटिव साइन होता है, दैट इज प्यूपिल डायलेट हो जाती है। वो जो क्वेश्चन है कई बार पूछ लिया जाता है, तो मैं साथ के साथ में वो क्वेश्चन भी क्लियर कर रहा हूं कि भाई प्यूपिल डायलेट हो जाती है तो उसकी वजह से वो कंप्लीटली कंफर्मेटिव जो साइन होता है एक डेथ का। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 आता है, विच क्रेनियल नर्व हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द ब्रांचेस, यानी कि वो कौन सी क्रेनियल नर्व है जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ द ब्रांचेस होता है। तो ऑप्शन ए वेगस नर्व, ऑप्शन बी फेशियल नर्व, ऑप्शन सी ट्राइजेमिनल नर्व एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भाई जो वेगस नर्व होती है और फेशियल नर्व होती है, ट्राइजेमिनल, इसमें से कौन सी है जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ द ब्रांचेस होती है। तो सभी को पता है वेगस नर्व हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द ब्रांचेस, यानी कि तो एक सेकेंड इसको पीछे कर लेते हैं और देन फिर उसके बाद में, तो इसके अलावा तो वेगस नर्व के पास में इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द ब्रांचेस होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन टाइम ये भी पूछा जाता है कि जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है वो एक टाइम के ऊपर लार्जेस्ट नर्व होती है। तो लार्जेस्ट नर्व दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व होती है, लॉन्गेस्ट नर्व होती है वो वेगस नर्व होती है। इसके भी 3 ब्रांचेस होती है, आपको पता ही होगा, सब मेंडली सब एक्सिलरी। तो ये जो ऑप्शन सी ट्राइजेमिनल नर्व के भी। बाकी इसके अलावा इसके अंदर ब्रांचेस की बात की जाए तो वेगस नर्व इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द ब्रांचेस। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 आता है, साइड इफेक्ट ऑफ द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ये जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। एक क्वेश्चन हमेशा वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं इससे आता है, वो चीज स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन हो या फिर किसी और अदर वैक्सीन हो, उससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो एक ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़कर जाएं। कई बार क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई मोस्ट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव या फिर हीट रेजिस्टेंट होती है वैक्सीन वो कौन सी होती है, और आपको पता ही होगा कि वो पोलियो और साथ के साथ में जो रेबीज वगैरह होती हैं उनकी जो होती है। तो वो क्वेश्चन भी, वो टॉपिक भी आप अच्छे से क्लियर करके जाए। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, साइड इफेक्ट ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज ए ऑप्शन लेथार्जी, ऑप्शन बी यूरिटिकारिया, ऑप्शन सी लो ग्रेड फीवर और ऑप्शन डी जनरलाइज्ड रैशेज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर ही उसका मेन साइड इफेक्ट होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद में अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ लाइफ, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें फीचर ऑफ लाइफ इंक्लूड नहीं कर रखा है। अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ के बताऊं तो निम्न में से कौन क्या जीवन का गुण नहीं है। तो ग्रोथ, बी रेस्पॉन्सिवनेस, सी रिप्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी ऑर्गन सिस्टम। तो सभी को पता है ग्रोथ भी एक पार्ट होता है लाइफ का, सेकंड जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी एक पार्ट होता है लाइफ का, ऑर्गन सिस्टम होता है तभी तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हो पाता है। तो ऑप्शन बी रेस्पॉन्सिवनेस, यानी कि किसी का भी उत्तर देना इज नॉट ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये राइट आंसर है इसका बी, कि बी इज द राइट आंसर रेस्पॉन्सिवनेस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 आता है, व्हाट इज ओडिनोफेजिया। ऑप्शन ए डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ऑप्शन बी पेन ड्यूरिंग द स्वेलिंग, ऑप्शन सी अनेबल टू स्वेलो एंड ऑप्शन डी रीगर्जिटेशन। तो सभी को पता है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग को जो कहा जाता है वो कहा जाता है डिस्फेजिया। ऑप्शन बी पेन ड्यूरिंग द स्वेलिंग, दैट इज बी इज द राइट आंसर फॉर इसका ओडिनोफेजिया का। बाकी इसके अलावा रीगर्जिटेशन होता है, रीगर्जिटेशन यानी कि जब आप खाना खा लेते हो, मेनली बच्चों के अंदर पाया जाता है ये, तो वो रीगर्जिटेट कर देते हैं ज़्यादा खाना खाने के साथ में, जैसे एरोफेजिया हो जाता है, ज़्यादा एयर साथ में चली जाती है तो रीगर्जिटेट कर देता है, सारा खाना बाहर आ जाता है, तो उसे रीगर्जिटेशन कहते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 33 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज लेस लाइक टू बी कॉज स्टोमेटाइटिस। द ऑप्शन ए न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, ऑप्शन बी कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी हार्ट फेलियर, ऑप्शन डी एलर्जीज। तो देखो ये जो क्वेश्चन बन रहा है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से, और ये जो क्वेश्चन है नॉट ओनली फॉर सीआरपीएफ के लिए, जो आने वाली ईएसआईसी की वैकेंसी है उसमें भी, और साथ के साथ में नेक्स्ट नोट से 2021 होगा
तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कीमोथेरेपी से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो उसके ड्रग से रिलेटेड या फिर उसके साइड इफेक्ट से रिलेटेड। ये लास्ट जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें से क्वेश्चन पूछा था, बठिंडा एम्स का भी यही क्वेश्चन था। तो मैं आपको इस हाथ में क्लियर करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 33 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज लेस लाइक्ली टू कॉज स्टोमेटाइटिस? ऑप्शन ए न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, ऑप्शन बी कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी हार्ट फेलियर एंड ऑप्शन डी एलर्जीज। तो सभी को पता है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इज कोज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टोमेटाइटिस, यानी कि अगर आपके पास में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, विटामिन्स की कमी हो रही है, तो उस टाइम के ऊपर आपको स्टोमेटाइटिस को फेस करना पड़ सकता है। तो दिस इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33। तो और बाकी इसके अलावा कीमोथेरेपी से भी स्टोमेटाइटिस हो जाता है समटाइम्स। वो इसलिए हो जाता है, क्या होता है कि जो ड्रग्स चलती है कीमोथेरेपी के अंदर, तो वो क्या कर देती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी करवा देती है, और जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी करवाएगी तो सिंपल स्टोमेटाइटिस होगा। बट यहाँ पे ऑप्शन में डायरेक्ट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स दे रखा है, तो 33 के ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। हेमाटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज इंक्लूड, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज एनीमिया, ऑप्शन बी नेफ्राइटिस, ऑप्शन सी हिमोचूरिया एंड ऑप्शन डी पोलीयूरिया। तो जो क्या होता है कि हेमाटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी, जिसके अंदर हेमाटोलॉजी से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज आती हैं, डेफिशिएंसी हो या फिर ज्यादा मात्रा के अंदर होता हो, तो जो भी दोनों के अंदर होता है वो हेमाटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज के अंदर आती है। तो ऑप्शन ए एनीमिया होते हैं, बी नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस ऑलरेडी आपको पता है नेफ्रोटिक हो जाती है, जिसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, अपना बाउमैन कैप्सूल वगैरह होता है उसका। बाकी पोलीयूरिया के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन पास आउट होता है, जो कि ये डायबिटीज मेलाइटस का क्लिनिकल सिम्टम है। इसके अलावा हिमोचूरिया भी हो सकता है इसका, बट हिमोचूरिया इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्या होता है कि समटाइम्स जरूरी नहीं होता हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर से ही एबनॉर्मलिटी हो रही हो हिमोचूरिया, वो कोई अदर भाई इंजरी हो जाती है बाउमन कैप्सूल के अंदर, तो उसकी वजह से भी हिमोचूरिया हो सकता है। बट एनीमिया कंप्लीटली हिमाटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। देन इसके बाद में अपने पास में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच इज गैलोस फ्रैक्शन लिख रखा है, यहाँ पे मिस्टेक है, बट आपको गैलोस ट्रैक्शन लिखना है। गैलोस ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर ऑप्शन ए फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ द फीमर, ऑप्शन बी फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर, ऑप्शन सी फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस एंड ऑप्शन डी फ्रैक्चर ऑफ द टीबिया। यानी कि जो क्वेश्चन है ट्रैक्शन से रिलेटेड, ये दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नहीं, क्वेश्चन नंबर 33 एंड 35, ये क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेनली जो सेंटर के एग्जाम होते हैं दैट इज फॉर जीपीएमआर होता है, ऋषिकेश होता है, और साथ के साथ में दिल्ली एम्स होता है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इससे ट्रैक्शन से रिलेटेड। तो मैं साथ के साथ में आपको वो भी बता रहा हूँ क्वेश्चन जो अदर एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाते हैं, तो उन चीजों का आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देकर चले। बाकी रही बात क्वेश्चन नंबर 35 की, गैलोस ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर मेनली फॉर द फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द 35, यानी कि फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ द फीमर के अंदर ही एक क्वेश्चन का पूछा जाता है। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफस्टाइल फैक्टर इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द ब्लैडर कैंसर, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल है जिससे कि ब्लैडर कैंसर होने के पूरे चांसेस होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, द सेकंड ऑप्शन ड्रिंकिंग 2 bottles ऑफ कोला डेली, ऑप्शन सी स्मोकिंग ऑफ 2 packs ऑफ सिगरेट डेली, और ऑप्शन डी लिविंग ऑफ एन इंडस्ट्रियल एरिया। तो यानी कि राइट आंसर इसका है स्मोकिंग ऑफ 2 packs ऑफ सिगरेट, दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैडर कैंसर। देखो ब्लैडर कैंसर के एक ऑप्शन और भी अगर इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाए, यानी कि स्वीटनिंग एजेंट्स जो होते हैं वो भी ब्लैडर कैंसर करने के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 36। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 आता है, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड अकर इन, यानी कि जो कि थायराइड ग्लैंड होता है नेक के अंदर, तो उसके अंदर जब एनलार्जमेंट होता है उसका जो मेन कारण होता है कौन सा होता है। तो फर्स्ट वन ऑप्शन दैट इज हाइपोथायराइडिज्म, ऑप्शन बी हाइपरथायराइडिज्म, ऑप्शन सी ट्यूमर्स ऑफ द थायराइड, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर भी चांसेस होते हैं, सेकंड थिंग हाइपरथायराइडिज्म के अंदर भी हो सकता है, और ऑप्शन सी ट्यूमर्स ऑफ द थायराइड, तो थायराइड के अंदर भी अगर कोई ट्यूमर हो जाता है तो उस टाइम के ऊपर भी अगर आपने एनलार्जमेंट हो जाता है। देखो एक चीज साथ के साथ मैं और क्लियर कर देता हूं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म आपको एंडोक्राइन के अंदर 110% आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ये पूरी बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको कंप्लीट कर देता है, साथ के साथ में आपको जो बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी हो रही है उसको समझने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म से क्वेश्चंस जो इसके क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं उससे पूछे जाते हैं। अगर आप बोलोगे तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसके लिए एक सेपरेट
वीडियो बना दूंगा हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के लिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 38 आता है, दैट इज विच ऑफ द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट इन द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर द एडमिशन ऑफ ए क्लाइंट विद थ्रोम्बोसिक सीवीए। द फर्स्ट ऑप्शन विच इज pupil size and papillary response, option B कोलेस्ट्रॉल लेवल, ऑप्शन सी इकोकार्डियोग्राम एंड ऑप्शन डी बाउल साउंड। यानी कि कोई भी एक पेशेंट है जो सीवीए की जो सर्जरी है उसके बाद में होने के बाद में वापस से जब अपने वार्ड के अंदर आता है तो उस टाइम पे हमें उसका क्या चेक करना चाहिए फर्स्ट 24 आवर के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक ये जीपीएमआर के लास्ट जो पेपर लगा था उसके अंदर भी और साथ के साथ में जो डेली एम्स पेपर करवाते हैं उसके अंदर भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत जगह एग्जाम्स के अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि प्यूपिल साइज एंड कैपिलरी रिस्पॉन्स आपको चेक करना पड़ता है। ये फिफ्थ वाइटल साइंस के अंतर्गत आता है और इमरजेंसी के अंदर हमेशा प्यूपिल साइज और रिस्पॉन्स चेक किया जाता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 39 होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो इसमें से कौन सी जो है हाइपरथायराइडिज्म की मोस्ट कॉमन फॉर्म? तो ऑप्शन ए एडिसन डिजीज, ऑप्शन बी क्रशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन सी ग्रेव डिजीज एंड ऑप्शन डी हाशिमोटो डिजीज। तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज आल्सो वेरी रिपीटेड क्वेश्चन और आपको इसका आंसर पहले से ही पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि ग्रेव डिजीज इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हाइपरथायराइडिज्म फॉर्म होती है। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। एन 83-year-old वीमैन हैज सेवरल इकोमोटिक एरियाज हैज इन द राइट आर्म। बाकी इसके अलावा द ब्रशेज आर प्रोबेबली कोज्ड बाई ऑप्शन ए इंक्रीज कैपेसिटी, फ्रेजिलिटी एंड परमेबिलिटी, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू द स्किन, ऑप्शन सी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी और ऑप्शन डी एल्डर अब्यूज। तो राइट आंसर इसका है दैट इज ऑप्शन ए। यानी कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, जो भी ह्यूमन है बूढ़ा होता है, उस टाइम के ऊपर क्या होता है कि जो फ्रेजिलिटी होती है स्किन की वो कम होने लग जाती है, साथ में इंटीग्रिटी है वो भी खत्म हो जाती है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाती है। तो दैट इज ऑप्शन ए इज द इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ फ्रेजिलिटी एंड परमेबिलिटी। बाकी इसके अलावा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 है 41, अमंग द फॉलोइंग इंक्लाइंस विच among them is a higher risk of potential hazards from the surgical experiences। यानी कि जो आपके पास में क्लाइंट दे रखे हैं इन क्लाइंट्स में से ऐसा कौन सा क्लाइंट है जिसके ज़्यादा शारीरिक खतरा है सर्जिकल अनुभव से। तो सिंपल सी बात है, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा और उसके पास में ज़्यादा चांसेस होंगे कि भाई वो कहीं ना कहीं सर्जिकल जितने भी एक्सपीरियंस उन्होंने ज़्यादा किया हो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 67-year-old क्लाइंट हैज़ अ मैक्सिमम चांसेस फॉर द सर्जिकल हैजर्ड्स। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। करण हैज बीन डायग्नोस्ड विद ए प्लास्टिक एनीमिया, द नर्स मॉनिटर फॉर चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ओके, दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम एंड इसके अंदर क्या ऑप्शन अगर बात करें तो ऑप्शन ए बाउल फंक्शन, ऑप्शन बी पेरिफेरल सेंसेशन, ऑप्शन सी ब्लीडिंग टेंडेंसीज एंड ऑप्शन डी इनटेक एंड आउटपुट। तो ये सारा जो ऑप्शन है इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है विच इज की जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है, सभी को पता होगा ए प्लास्टिक एनीमिया के अंदर बोन मैरो के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से जितने भी अपने ब्लड सेल्स होते हैं वो बन नहीं पाते हैं। उसमें से जो ब्लड सेल्स में जो प्लेटलेट्स वगैरह होती है जो अपने ब्लीडिंग टेंडेंसी को रोकते हैं और के साथ में ब्लीडिंग को रोकते हैं, हील करवाते हैं किसी भी वुंड का, तो उसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स नहीं रहेंगे तो ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और जिसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ए प्लास्टिक एनीमिया के अंदर हमेशा ब्लीडिंग टेंडेंसी की जो क्वालिटी है और जो टेस्ट है वो चेक किया जाता है। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 43 होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी विदहेल्ड ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन डी कैल्शियम प्रिपरेशंस, ऑप्शन सी डिजोक्सिन और ऑप्शन डी एंटी हाइपरटेंसिव। तो आपने थोड़ी एमएसएन पढ़ी होगी तो सभी को पता है हीमोडायलिसिस के टाइम के ऊपर एंटी हाइपरटेंसिव को कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखा जाता है और वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि क्या होता है कि जो एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं वो वैसोडायलेटर्स होते हैं और वेसल्स को डायलेट कर देते हैं और जो कि फिर हीमोडायलिसिस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कोज करते हैं एंड डिस्टर्बेंस कोज करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द 43। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 आता है, आफ्टर ए लॉन्ग लेग कास्ट इज रिमूव्ड द मेल क्लाइंट शुड। ऑप्शन ए क्लींस द लेग एंड स्क्रबिंग विद ए ब्रिस्क मोशन, ऑप्शन बी पुट द लेग थ्रू द फुल रेंज ऑफ मोशन ट्वाइस डेली, ऑप्शन सी रिपोर्ट एनी डिस्कम्फर्ट और स्टिफनेस टू द फिजिशियन एंड ऑप्शन डी एलिवेट द लेग व्हेन सिटिंग फ्रॉम द सीरीज ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये जो चारों ऑप्शन है, चारों में से अगर कोई भी मेल क्लाइंट है जिसकी अभी लेग की जो कास्ट लगी हुई थी, प्लास्टर लगा हुआ था, उसको जो रिमूव किया है तो उसके बाद में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस टाइम के अंदर अगर स्टिफनेस हो जाती है तो उसको अगर ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, रेंज ऑफ मोशन करना पड़ता है ट्वाइस डेली। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 44। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 आता है,
नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ईट विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स टू ऑब्टेन द बेस्ट सप्लाई ऑफ विटामिन B12। तो ऑप्शन ए डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी ग्रेन्स एंड ऑप्शन डी ब्रोकली। यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 का है। 45 में ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इसका राइट आंसर है, आपको पता होगा मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन B12 की मैक्सिमम जो क्वांटिटी होती है वो पाई जाती है। साथ के साथ में विटामिन B12 से ये क्वेश्चन भी पता है कि परनीसियस एनीमिया हो जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से, तो वो भी इसी के अंदर ही पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 45 से जो विटामिन B12 के अंदर। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान देकर चले कि इससे जो क्वेश्चन और ज्यादा बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन इज कॉमनली फाउंड इन क्लाइंट विद बुलिमिया नर्वोसा। तो फर्स्ट वन दैट इज एलर्जीज, ऑप्शन बी कैंसर, द ऑप्शन सी डायबिटीज एंड ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डायबिटीज का जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो बुलिमिया नर्वोसा के अंदर होते हैं, तो आप ये ऑप्शन को सही मान के चलिए। 46 इज द करेक्ट आंसर फॉर बुलिमिया नर्वोसा के लिए डायबिटीज। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 आता है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज कॉमन इन अस्थमा। ए ऑप्शन बार्किंग कफ, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी ड्राई प्रोडक्टिव कफ एंड ऑप्शन डी वीजिंग। देखो ये जो कंफ्यूजन है, ये जो पेपर है ना, सॉरी ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है कि वीजिंग भी पाई जाती है और साथ के साथ में समटाइम्स ड्राई कफ भी होते हैं, प्रोडक्टिव कफ भी होती है, बट वीजिंग जो होती है वो छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पे चाइल्ड का कहीं नाम नहीं है, तो आपको प्रायोरिटी वाइज ऑप्शन सी को सही मानना पड़ेगा कि भाई ड्राई हो या प्रोडक्टिव कफ हो, तो दैट इज कॉमनली फाउंड इन द अस्थमा के पेशेंट के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन कई बार अदर एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हो। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 48 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन द चिल्ड्रन के अंदर। ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी जेनाइटिलिया, ऑप्शन सी बोन मैरो एंड ऑप्शन डी GI ट्रैक्ट। यानी कि आपने पढ़ा होगा, तो अभी तक तो आपने देखा होगा कि जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया जो आपने सुना है वो हमेशा बच्चों के अंदर पाया जाता है, और अभी मैंने आपको बताया था ल्यूकीमिया यानी कि WBC की कमी हो जाती है, और वो कब होती है जब बोन मैरो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस चीज को आप अच्छे से मेंशन करके चले। ये क्वेश्चन है, ये बहुत अदर एग्जाम्स के अंदर भी आता है एक्यूट क्रोनिक ल्यूकीमिया का, और इसके साथ में क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया का। तो ये क्वेश्चन जरूर चल के चाहिए। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया ओल्ड पीपल्स के अंदर होता है, अबव अडल्ट लोगों के अंदर। बाकी इसके अलावा 49 के अंदर होता है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स रिएक्शन में बी अकर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्थ्रोमाइसिन। ऑप्शन ए वेट गेन, ऑप्शन बी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड वोमिटिंग एंड ऑप्शन डी नर्स एंड वोमिटिंग। तो यहाँ पे नर्स थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप नर्स को ना के यहाँ पे चक्कर आते हो, यहाँ पे फेंटिंग लिख सकते हो, फेंटिंग एंड वोमिटिंग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फेंटिंग एंड वोमिटिंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द अर्थ्रोमाइसिन के एडमिनिस्ट्रेशन पे हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट के। बाकी इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये अदर जो फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साथ के साथ में जो लास्ट क्वेश्चन इस वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे हैं दैट इज द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द किडनी एक्सेप्ट। यानी कि इस टाइम से आपसे आपको किडनी के फंक्शन पूछ रखे हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एर्थ्रोपोइटिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, मेंटेनिंग वाटर बैलेंस एंड मेंटेनिंग एसिड बैलेंस। तो सभी को पता है ऑप्शन डी मेंटेनिंग एसिड बैलेंस बी किडनी के द्वारा होता है, ऑप्शन सी वाटर बैलेंस बी किडनी के द्वारा होती है, और फॉर्मेशन ऑफ एर्थ्रोपोइटिन भी किडनी के द्वारा होती है। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया होता है वो लीवर के अंदर होता है। किडनी का काम यूरिया बने हुए को और बाहर निकालना यानी कि एक्सक्रीट करना, वो किडनी का काम होता है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस जो CRPF के अंदर पूछे गए थे 2014 के अंदर SI पोस्ट के लिए। बाकी इसके अलावा अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, ये चैनल आपका ही है। साथ के साथ में एक बार डेली एम्स टारगेट ग्रुप का जो ग्रुप है टेलीग्राम चैनल का, तो वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज चलती है। साथ के साथ में आपको जितने भी नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनकी सारों की सारी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। तो एक बार आप वीडियो के अंदर जाके चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। बाकी आप बेनिफिट वहाँ से उठा सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन बचे हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको सारी डिटेल में आपको सोल्व करके बताऊंगा। फिर भी अगर कुछ भी रह जाता है तो मैं एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार, जय हिंद।